नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाएं इसमें। और ये क्लास जो है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो एमआईक्यू होगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होगा एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में। तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी जुड़ जाएं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ ये जो क्लास हमारी चल रही है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपको सूचना ये दे दूं कि हमारा एफबी पर, फेसबुक पर भी ग्रुप चलता है द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। आप उसमें भी जुड़ें और आप वहां से सूचना हमारे संस्थान की तरफ से प्राप्त करते रहेंगे। ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ चल ही रहे हैं लगातार प्रयागराज में। आपका सहयोग मिल रहा है। जो लोग भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे संस्थान में आकर के ऑफलाइन क्लासें कर सकते हैं और वो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ऐसा करने में हमारी संस्थान आपके लिए प्रयत्न कर रही है और प्रयत्न में सफल भी रही है। तो हमारी संस्थान ये आपको अब भी उपलब्ध करा रही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। आप जो है कि आकर के हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और आप अपने सफल हो। ये हमारा उद्देश्य रहा है। जब से ही ये संस्थान हमारी स्थापित हुई तब से ये उद्देश्य रहा कि आप सफल हो, आप सभी लोग। अब उसमें खरी उतरी है हमारी संस्थान। तो अब आपके लिए करंट अफेयर भी संस्थान आपकी ये उपलब्ध करा रही। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इस क्लास को शेयर करके उनको भी इस चीज़ से वाकिफ कराइए। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई यानी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत एफडीआई देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है 5%, 15%, 20% या 30%। तो भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम को, एलआईसी को जो है 20% एफडीआई देने का निर्णय लिया है। कितना? 20% एफडीआई देने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा सी, यानी 20%। देखिए, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स जो फेमा है इसमें संशोधन करके ऐसा किया जाएगा। और वर्तमान में बीमा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 74% एफडीआई की अनुमति है। कितना? 74% बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति है। लेकिन यह एलआईसी जो है इस पर लागू नहीं होता। तो ये 74% जो एफडीआई बीमा क्षेत्र में दी गई है ये एलआईसी पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस एलआईसी का अपना कानून है। अब एलआईसी जो है का संचालन एलआईसी अधिनियम द्वारा शासित होता है। तो बीमा क्षेत्र में ये जो 74% एफडीआई है ये एलआईसी पे लागू नहीं होता। एलआईसी पर जो दिया जा रहा है एफडीआई वो 20% दिया जा रहा है। कितना? 20% दिया जा रहा है। फिर आप देखें एलआईसी अगर बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है। तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसपे हाल ही में भारत सरकार ने 20% एफडीआई देने का निर्णय लिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगरतला और जिरीबाम, दो शब्द दिख रहे हैं आपको। अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है, पूछा जा रहा है कि अगरतला और जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ता है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो ये त्रिपुरा को जो है मणिपुर से जोड़ता है, यानी मणिपुर और त्रिपुरा इसमें जुड़ रहे हैं। तो दो राज्य जुड़ रहे हैं इसमें, मणिपुर और त्रिपुरा। अगर आपको स्थान पूछता है कहां से कहां तक ये ट्रेन चलेगी तो आपको ध्यान रखना कि अगरतला से जिरीबाम तक चलेगी ये ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम क्या है?
नई जो है कि ये ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा और मणिपुर के बीच चल रही है, त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ेगी। और अगर स्थान में बात करूं तो अगरतला और जिरीबाम। तो चलिए इसके बारे में और चीजें देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 पूर्वोत्तर राज्यों, यानी ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली अगरतला और जिरीबाम के बीच, अगरतला और जिरीबाम के बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो एक्सप्रेस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इनको देखना होगा, क्योंकि अगर आप देखे होंगे आरओ का जो उत्तर प्रदेश आरओ का पेपर आयोजित हुआ, उसमें आपने देखा होगा मिताली एक्सप्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि हमने अपने क्लास में उस मिताली एक्सप्रेस को करवाया हुआ था, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मिताली एक्सप्रेस से क्वेश्चन आया था, एक्सप्रेस से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये जो है कि बात चल रही है जन शताब्दी एक्सप्रेस की। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस कहां से कहां तक जोड़ रही है? अगरतला को जिरीबाम से, यानी एक मणिपुर और यानी त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच ये जोड़ रही। और जो है कि फिर देखेंगे जन शताब्दी एक्सप्रेस सप्ताह में 3 बार चलेगी, सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है और यात्रा में 6 घंटे का समय लगेगा, यानी मणिपुर से त्रिपुरा पहुंचने में जो है 6 घंटे का टाइम लगेगा और सप्ताह में ये 3 दिन चलेगी। इसके अलावा त्रिपुरा में राजधानी एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस आदि चलती है। तो इसके अलावा भी ट्रेनें वहां चलती हैं, कौन कौन सी? जैसे राजधानी एक्सप्रेस देखेंगे आप, कंचनजंगा एक्सप्रेस देखेंगे और हमसफर एक्सप्रेस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा बुल्फ ज्वालामुखी, बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? हाल ही में खबरों में रहा बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप का समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन हमारे हैं फॉकलैंड द्वीप समूह, गैलापागोस द्वीप समूह, हर्ड द्वीप समूह, क्रोजेट द्वीप समूह। तो ये बुल्फ ज्वालामुखी जो है ये गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है किसका? बुल्फ ज्वालामुखी जो है गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। देखिए इसके बारे में, बुल्फ ज्वालामुखी जिसे माउंट हिल्टन भी कहा जाता है, माउंट हिल्टन भी कहा जाता है, ये गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और यह प्रशांत महासागर में, यह प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। तो ये जो द्वीप समूह है ये कहां पे है? तो प्रशांत महासागर में है। और इस ज्वालामुखी पर्वत में हाल ही में विस्फोट हुआ, तो इस ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ है जिससे प्रशांत महासागर के ऊपर लावा और राख के बादल दिखाई दिए, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। अब बात करेंगे बुल्फ ज्वालामुखी से गैस और राख का बादल विस्फोट के बाद समुद्र तल से 3793 मीटर ऊपर उठा है, समुद्र तल से 3793 मीटर ऊपर उठा है। अब ये जो द्वीप है ये इक्वाडोर प्रांत का हिस्सा है, तो इक्वाडोर प्रांत का ये हिस्सा है गैलापागोस द्वीप समूह। ये आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में पहली बार मानव में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट किया गया है? किस देश में पहली बार मानव में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया? तो हाल ही में पहली बार मानव के हृदय में जो है सुअर के हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया है। अब ऐसा करने में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सफलता अर्जित की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो है, अमेरिका के डॉक्टर्स जो हैं उन लोगों ने ऐसा करने में सफलता हासिल की है कि पहली बार मानव में सुअर के हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा अमेरिका। तो ये अमेरिका आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। देखिए हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में, तो मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मानव मरीज में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया है। तो अमेरिका के किस हॉस्पिटल में अगर पूछा जाए तो मैरीलैंड अस्पताल में। और यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है। साइंस टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें हेल्थ करके एक चैप्टर है, हेल्थ करके उसमें चैप्टर है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कितना हम आगे बढ़े हैं।
फिर देखें, यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगर आप देखते हैं तो मानव अंगों में जो है कि भारी कमी रहती है, जल्दी व्यक्ति अपने हृदय को या किसी अपने शरीर के अन्य भाग को जल्दी वो दान करता नहीं है, तो ज्यादातर कम दान होने की वजह से अंगों की समस्या मानव में रहती ही है, तो जिस कारण पशुओं के अंगों का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट किया जा रहा है मानव में। तो देखें, मानव अंगों की कमी है, इसलिए यदि यह प्रयोग काम करता है तो मानव रोगियों के लिए जानवरों के इन अंगों की अंतरहीन जो है आपूर्ति होगी। ये फायदा होगा कि मानव जो है कि अगर उनके पास अंगों की कमी है तो जानवरों को अंगों से उनको बचाव किया जा सकता है मानव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 3 की पॉइंट आपको दिए हैं, एक तो प्रतिवर्ष, फिर 12 जनवरी याद रखना है, फिर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दूसरा दिया है कि 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित 12 जनवरी को जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 12 जनवरी को। अब ये जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, ये दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा पहला कथन हमारा सत्य है। मान लीजिए कि अगर ये सारा कुछ दिया रहे, यहाँ पर 12 की जगह 13 दे दिया जाए तो ये कथन असत्य हो जाएगा, या यहाँ 12 वर्ष दिया रहे या यहाँ पर दिया रहे द्विवार्षिक रूप से इसका आयोजन किया फिर भी गलत है। तो बड़े ही सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान देना। अब यहीं पर सिर्फ द्विवार्षिक लिख दिया जाए क्वेश्चन अलग हो जाएगा, तुरंत ये चेंज हो जाएगा। तो आपको बड़ा ही की पॉइंट को बड़े ही सूक्ष्मता पूर्वक पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। और ये भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था 1984 में। कब? 1984 में। तो ये दोनों हमारे जो है कथन सत्य हैं। क्योंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी एक और दो दोनों। देखिए, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना। महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना। अब 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और तत्पश्चात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में यह घोषित हुआ था कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन यह जो है कि 1985 में से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। घोषित तो 1984 में हुआ है, 1984 में, लेकिन यह मनाया जाने लगा 1985 से। 1985 के 12 जनवरी से यह मनाया जाने लगा। तो ये ध्यान रखना पे। फिर देखें, अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1963 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। अब उनका मूल नाम अगर आप देखेंगे तो नरेंद्रनाथ दत्त था। मूल नाम इनका क्या? नरेंद्रनाथ दत्त था। वो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद का जो निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को हुआ था। कब? 4 जुलाई 1902 को हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद 1893 में आप देखेंगे कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को भी आयोजित किए थे, जिस कारण ये बहुत ही भारत का नाम हुआ था इनकी वजह से। तो एक महान आप आत्मा कह सकते हैं इनको थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF किसे नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? किसे नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ऑप्शन है पियरे ओलिवियर गौरीचस, गीता गोपीनाथ, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में जो है पियरे ओलिवियर गौरीचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। किसको? पियरे ओलिवियर गौरीचस को। यानी इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए।
आप ये जो देखेंगे पियरे ओलिविया गोविचस जो है गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। किसका? गीता गोपीनाथ का स्थान ले रहे हैं, इनका ये स्थान ले रहे हैं। ये गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की रही हैं, जिस कारण ये भी चर्चा का बहुत विषय बनी रही। तो अब इनकी जगह जो है नया मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिविया गोविचस को बनाया जा रहा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिविया गोविचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है और वह मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। फिर देखें, अगर गीता गोपीनाथ जो है कि अब जो है 21 जनवरी 2022 को उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो गीता गोपीनाथ जो है मुख्य अर्थशास्त्री की जगह अब वो जो है कि 21 जनवरी 2022 से उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालेंगी और मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिविया गोविचस को बनाया गया है। और गोविचस अगर बात करें तो ये एक फ्रांसीसी नागरिक है। कौन से नागरिक? तो ये कहाँ के नागरिक है? फ्रांसीसी नागरिक है और वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं और वह 24 जनवरी 2022 को अंशकालीन रूप में अपना पद शुरू करेंगे। तो इनका पद जो शुरू हो रहा है ये 24 जनवरी से हो रहा है अंशकालीन रूप से, लेकिन आगे चल करके 1 अप्रैल 2022 से पूर्णकालीन रूप से परिवर्तित ये हो जाएंगे, तो अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चांग A5 लूनर लैंडर, हाल ही में चांग A5 लूनर लैंडर को चांद की सतह पर पानी के पहली बार ऑन साइट सबूत मिले हैं। यह किस देश का लैंडर है? पूछा जा रहा है। तो हाल ही में चांग A5 लूनर लैंडर को जो है चांद की सतह पर पानी के पहली बार ऑन साइट सबूत मिले हैं। तो पूछा जा रहा है ये किस देश का लैंडर है? ऑप्शन है ईरान, चीन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये चांग A5 लूनर लैंडर जो है ये चीन का है, चीन का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। देखिए, चीन के चांग A5 लूनर लैंडर को चांद की सतह पर पानी के पहली बार ऑन साइट सबूत मिले और यह अध्ययन 8 जनवरी 2022 को, कब? 8 जनवरी 2022 को साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जिस कारण ये जानकारी सामने आई है। अब इससे पता चला है कि लैंडिंग साइट पर चंद्रमा मिट्टी में 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन या 120 भाग प्रति मिलियन पानी होता है और यह चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का 5वां चंद्र अन्वेषण मिशन है। तो ये चांग A5 लूनर जो है चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का 5वां है मिशन था, ये 5वां मिशन था। इसमें 5 आपको एक दिख रहा होगा 5 नंबर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8 नंबर। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में पहला कथन दिया गया है कि इसमें द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी नाटक का पुरस्कार जीता है और जेन कैपियन ने सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है। तीसरा है जेसन सुदेकिस ने टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 3 कथन दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य कथन देखा है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड का हाल ही में जो है आयोजन किया गया और इसमें इस अवार्ड्स में जो है कि द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग। और इस फिल्म के जो निदेशक हैं वो जेन कैपियन है। कौन है इसके निदेशक? जेन कैपियन। तो जेन कैपियन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। अब ये किस फिल्म के निर्देशक हैं? तो द पावर ऑफ द डॉग के ही निर्देशक है। और वहीं आप देखेंगे जेसन सुदेकिस ने टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो हमारे तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अन्य चीजें और देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कार्यक्रम 9 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। तो कब ये आयोजित किया गया? 9 जनवरी 2022 को। और इसमें द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक का पुरस्कार जीता, जबकि इसके निर्देशक हैं जेन कैपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। फिर अगर वहीं देखें विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए, किंग रिचर्ड इनकी फिल्म है,
के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता नाटक का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता नाटक का पुरस्कार किसने जीता? बिल स्मिथ ने जीता। वहीं निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकार्डोस के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो है कि निर्देशक, ये चार आपको दिख गए। फिर देखेंगे जैसन सुदेकिस ने टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता यानी जो कॉमेडी और म्यूजिकल है में उसमें पुरस्कार जीता है। वहीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर बात करें तो यह जनवरी 1944 से, कब? जनवरी 1944 से प्रदान किए जा रहे हैं। अब यह हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 87 सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किस ग्रुप से आप देख रहे हैं कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसको 87 सदस्यों द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, ग्लोब अवार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन है भक्ति कुलकर्णी, वंतिका अग्रवाल, भरत सुब्रमण्यम, अरविंद चिदम्बरम। तो भारत के 73वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भरत सुब्रमण्यम है। कौन? भरत सुब्रमण्यम। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी। देखिए 9 जनवरी 2022 को 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम, इनकी उम्र कितनी है? 14 साल के है भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब उन्होंने इटली के कैटोलिका में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। अब इन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड से इन्होंने 6.5 अंक हासिल किए। तो 9 राउंड में इन्होंने 6.5 अंक हासिल किए और इस स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे। तो ये 7वें स्थान पर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के 73वें के रूप में। ग्रैंड मास्टर जो है जीएम शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली उपाधि है और यह विश्व शतरंज संगठन द्वारा, विश्व शतरंज संगठन यानी FIDE द्वारा प्रदान की जाती है। और यह एक शतरंज खिलाड़ी का सर्वोच्च खिताब है। तो शतरंज खिलाड़ी का सर्वोच्च खिताब अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको समझ में आएगा शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये जो है कि भारत के 73वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम, जो 14 साल के उम्र के हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित गेटवे टू हेल का संबंध किस देश से है? गेटवे टू हेल का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या भारत। तो ये गेटवे टू हेल का जो संबंध है ये तुर्कमेनिस्तान से है। कहां से? तुर्कमेनिस्तान से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। देखिए गेटवे टू हेल के बारे में, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण दरवाजा गैस क्रेटर में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। तो ये जो दरवाजा गैस क्रेटर है इसमें अक्सर आग लग जाती है। अब ये जो क्रेटर है ये दरवाजा गैस, इसमें जो है कि विशाल प्राकृतिक गैस रहती हैं जिसमें अक्सर जो है कि इसमें आग लग जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान इसके लिए उपाय सूझा है, उसने कुछ उपाय बुझाने का तरीका जो है उस आग को खोजा है। तो जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा। और ये दरवाजा जो गैस क्रेटर है इसी को गेटवे टू हेल के रूप में जाना जाता है। और जहाँ यहाँ अगर आप देखेंगे जो गेटवे टू हेल है या दरवाजा गैस क्रेटर है इसमें आप देखेंगे तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद होता है। और इन सबको मिलाकर के गेटवे टू हेल बोला जाता है, जिसके होने से जो है कि अक्सर वहां पे आग लग जाती थी। वहीं देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में पड़ेगा। वहां पे स्थित यह क्रेटर है, पिछले 50 सालों से जल रहा है। तो ये जो स्थित है दरवाजा गैस क्रेटर, ये आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है अशगाबाद वहां से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित है। अब यहाँ जो देखेंगे कि लगातार जो है लगभग 50 सालों से आग लगने की ये संभावना बनी रहती है और आग लगती जाती है। तो उसको बुझाने का एक तरीका अब खोज लिया गया है। क्रेटर इस देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक बन गया। ये पर्यटन का भी क्षेत्र बन चुका है।
2018 में यहाँ अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति ने एक आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया था। यहाँ पर्यटन अधिक तेजी से हो रहा था, तो वहां के राष्ट्रपति ने यानी तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने 2018 में इसका एक अन्य नाम भी कर दिया है गेटवे टू होल का, और वो नाम है काराकुम की चमक। काराकुम की चमक, तो काराकुम एक रेगिस्तान है, यहाँ गैस रखी गई है, दरवाजा गैस क्रेटर में, तो यहाँ आग लगती है तो चमक वैसे भी बरकरार हो जाता है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, काराकुम की चमक, ये नाम इसका कर दिया गया। तो आज का ये हमारा क्लास रही जिसमें 10 क्वेश्चन का हमने आपका विश्लेषण किया, और इन क्वेश्चंस को जो हमने इसमें बात किया है इसका आपको पीडीएफ व्याख्या सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, आप वहां से ले लीजिए, और जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वैसे भी सर्च करके द काउंसिल सिविल सर्विसेज उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, अब आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।